हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोरिया बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का प्री क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोगों का चौथा लेक्चर होगा और तीसरा लेक्चर के अंतर्गत पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, जो कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका था। तो आज आप लोगों का दूसरा चैप्टर होगा बच्चों, और दूसरा चैप्टर के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। पहला हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन के बाद कुछ बातों को हम आगे थ्योरी के रूप में हम बताएंगे। तो आज हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। तो आज आप लोगों का चौथा लेक्चर होगा प्री क्रैश कोर्स का। कौन सा? प्री क्रैश कोर्स का। तो आप लोग सभी बच्चों जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगे। चलिए, जो आज आप लोगों का लेक्चर होगा बच्चों, जो लेक्चर होगा वो चैप्टर 2 पर होगा, चैप्टर दूसरा होगा। और दूसरा में जो बच्चों लेक्चर होगा वो चौथा लेक्चर होगा। क्या होगा? चौथा लेक्चर। चलिए, बिना किसी देरी का आज क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को देखना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए इन बातों को एक एक करके हमें जानना है। और सभी बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और आगे सभी क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप मादा युग्मकों के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? याद रहेगा। इनके अंदर बच्चों क्वेश्चन तो एक दिख रहा है, और क्वेश्चन यहाँ हमें कितना 2-3 क्वेश्चन हमें बनाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। और इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहला कहता है, आप मादा युग्मकों भेद के एक गुरु बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? इनसे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। नर और मादा के बारे में हम समझ लेते हैं, और नर और मादा क्या होती है उनके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा बात समझिएगा, क्योंकि ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगा, तब तक समझ में नहीं आएगा किसी बच्चों को। आइए देख लेते हैं। तो हम नर और मादा पुष्प के अंदर कैसे पहचानेंगे, इस बात को एक एक करके हमें समझना। पहला है बच्चों, मान लेते हैं एक फ्लावर का हम डायग्राम बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं डायग्राम? एक फ्लावर का। और जो आवृत बीजी का होता, किसका होता बच्चों? आवृत बीजी का। किसका होता बच्चों? आवृत बीजी का। और इसमें हम इस बात का पता लगाएंगे कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। तो ये सभी बातों को एक एक करके हमें क्या है बच्चों समझना है, पहचानना है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा डायग्राम को थोड़ा। तो इनके अंतर्गत हमें देखना है बच्चों, किसको पता लगाना है? नर और मादा। किसको पता लगाना है बच्चों? सिर्फ हमें नर और मादा के बारे में पता लगाना है। तो आप थोड़ा फास्ट में पता लगाना, नोट नहीं करना। आइए, इनमें मेल को होने के लिए याद रखिएगा बच्चों, क्या होगा? एंथर। और ये क्या होगा बच्चों? कनेक्टिव। ये क्या होगा बच्चों? फिलामेंट। ये 3 चीज याद रखिएगा बच्चों। किसको दर्शाता है? तो याद रखिएगा मेल को। किसको दर्शाता है बच्चों? मेल को। तो मेल होने के लिए हमें हमारे पास एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट चाहिए, और इसको हम लोग एंडोसियम या रखिएगा बच्चों, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। दूसरा बात हमें जानना है बच्चों, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टिग्मा कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी। इन तीनों को मिला के बच्चों क्या बना सकते हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी को हम लोग बच्चों गैनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैनोस। तो हम इस बात का पता चला कि मेल होने के लिए एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसियम। और फीमेल होने के लिए बच्चों
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम, याद रखिएगा। और इसका आपसे पूछा जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं गैनोसियम। गैनोसियम का यूनिट पार्ट पूछा जाएगा तो कार्पेल कहते हैं, और एंडोसियम का यूनिट पार्ट पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं बच्चों, स्टेमेन कहते हैं। ये बात याद रखें। इस बात को हम समझ गए, नर और मादा के बारे में जान गए। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे सामने, आइए क्वेश्चन का आंसर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे एक एक करके। क्या कहा था बच्चों, गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्ट में से 3 नष्ट हो जाते हैं। यानी जो चतुष्ट यानी 4 बनता है, उनमें से 3 क्या होता है बच्चों, नष्ट हो जाता है, बल्कि एक वर्क करता है, एक विकसित होकर काम करता है। इस बात को याद रखिए। कहता है तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है जो मादा युग्मक भेद का विकास करता है। किसका विकास करता है बच्चों, मादा युग्मक भेद का विकास करता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। आपसे पूछे कितने विभाजनों द्वारा ये विभाजित होता है, तो आपको याद रखना है बच्चों 3 विभाजनों द्वारा क्या होती है, विभाजित होती है। और कितना केंद्रकों का निर्माण करती है, कहिएगा 8 केंद्रकों का निर्माण करती है। कितना केंद्रकों का निर्माण करती है, 8 केंद्रकों का निर्माण करती है। अगला पॉइंट जो है बच्चों, प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर कितना केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं बच्चों, 4 केंद्रक क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और भ्रूणकोश के बीजांड द्वारी ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक, 4 केंद्रक में से बच्चों कितना केंद्रक की बात करें, 3 केंद्रक। याद रखिएगा बच्चों, कितना केंद्रक, 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण यानी एक एपरेटस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक एपरेटस बनाते। तो आपसे पूछे 4 केंद्रक में से कितना केंद्रक एक एपरेटस बनाती है, तो 3 केंद्रक क्या होती, एक एपरेटस बनाने का कार्य करती है। ऊपर चला जा हो जाता, नीचे माइक्रोपाइल हो जाती। इस बात को भी समझना है, सारी बातों को हम समझाएंगे। जबकि निभाग्य सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं, कितना केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं, 3 एंटीपोडल कोशिकाएं सेल बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रक, कितना, दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोलर, जो सेंटर में होता है। हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों दिखाना है। चूंकि मादा युग्मक भेद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक गुरु बीजाणुज विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे एक गुरु बीजाणु क्या कहते हैं, विकास के नाम से हम लोग जानते हैं। जितना बात हम आपको अभी बताएं बच्चों, उनको थोड़ा हम डीप में जानना चाहते हैं। क्या, जरा सुनिएगा मेरी बातों। हम यही बता देते हैं बच्चों, आप लोग बताएंगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। ये देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं भ्रूणकोश है। क्या है, भ्रूणकोश है। इनमें बच्चों हम जानेंगे इस 3 को कहते हैं एंटीपोडल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 हमारे पास सेंटर होता, क्या होता, सेंटर। और 3 में से बच्चों एक होता, एक और 2 क्या होता, सहायक कोशिकाएं। क्या होता है, सहायक कोशिकाएं। इसी बातों को हम इसको चलाजा कहते हैं बच्चों, और इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। चलाजा के पास कौन सा चीजें होती है, एंटीपोडल होती है, और माइक्रोपाइल के पास बच्चों क्या होती है, तो बताना है 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक एपरेटस होती है। इस बात को याद रखिएगा। और बीच में यानी सेंटर में क्या होती है बच्चों, 2 केंद्रकें होती है। क्या होती है, 2 केंद्रकें, यानी सेंटर, यानी कह सकते पोलर न्यूक्लियस के रूप में पाई जाती है।
तो यही बातों को हमें समझना था। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेना है बच्चों, जो इससे रिलेटेड है उस पर बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आइए इस क्वेश्चन को चर्चा इस क्वेश्चन पर कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको अभी पढ़ाए थे नर और मादा के बारे में समझाए थे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए वो 2 नंबर और 5 नंबर दोनों पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, एक आवृत बीजी पुष्प, क्या कहेंगे, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताए जहां नर एवं मादा युग्मक भेद का विकास होता है। जहां किसका विकास होता है बच्चों, नर युग्मक भेद और मादा युग्मक भेद का विकास होता है। तो हम इसका आंसर जानेंगे। चलिए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजी पादप यानी वो पुष्प, वो पौधा जिस पौधा में फल भी हो, फूल भी हो, बीज भी हो, और याद रखिएगा जब मानव इनको प्राचीन काल से ही उपयोग करते आ रहा हो, या मानव इन सभी पौधों का उपयोग बहुत ज्यादा अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करता हो, वो कौन सा पौधा होगा, आवृत बीजी पादप के रूप में जाने जाते हैं। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप मॉडिफाइड शूट है। कौन चीज है, मॉडिफाइड शूट है, जिसका कार्य प्रजनन होता, जिसका कार्य क्या होता, जनन करना, प्रजनन करना होता है। और पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं बच्चों। कितना चक्र होते हैं, जी पुष्प में आपसे पूछा जाए कितना चक्र होते हैं, तो आपको सभी बच्चों बताना है 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला होता कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। यदि आपसे पूछा जाए कैलिक्स का यूनिट पार्ट क्या हो जाएगा, तो बच्चों याद रखिएगा क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कोरोला का यूनिट पार्ट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा क्या कहते हैं बच्चों, दोनों पेटल कहते हैं। और तीसरा बात पूछा जाएगा बच्चों, क्या एंडोसियम का यूनिट पार्ट क्या होता है, तो स्टेमेन होगा। और गैनोसियम का यूनिट पार्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा बच्चों क्या होगा, कार्पेल्स होगा। ये बात याद। आइए हम एक एक बातों पर डिस्कस कर लेते हैं, एक एक बातों को जान लेते हैं। क्या है बच्चों, पहला हमें इनमें कह रहा है पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्रें होती है। पहला चक्र की बात करें बाह्यदलपुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स क्या होता है, इनके बारे में भी हम जाने। इसका निर्माण बाह्यदल यानी सेपल से होता, जो बाह्यदलपुंज होता उसका निर्माण दल किससे होता बच्चों, बाह्यदल से होता, यानी जिसको यूनिट के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों दलपुंज यानी कोरोला की बात करें, इसका निर्माण दल यानी पेटल्स से होता है, जिसका यूनिट पार्ट हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मतलब बहुत छोटा छोटा यूनिट मिलके क्या बना ले, यानी दलपुंज बना ले। दल मिलकर बहुत सारा दल मिलकर दलपुंज बना ले। उनके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, जो हम अभी बताएं एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट तीनों मिल जाए तो क्या बन जाता है, एंडोसियम, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसका निर्माण पुंकेसर स्टेमेन से होता है। यह पुष्प का कौन सा भाग होता है बच्चों, कहेंगे नर जनन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नर जनन चक्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या जरा इनको समझ लेते हैं कि जायंत की बात करेंगे यानी गैनोसियम की बात करेंगे। इसका निर्माण अंडप, किसकी बात करेंगे, अंडप यानी कार्पेल्स से होता है। आपसे पूछा जाए अंडप्स की बात करेंगे, कार्पेल्स की बात करिए, किसका यूनिट होती है, तो याद रखिएगा जायांग यानी गैनोसियम का यूनिट होती है। और गैनोसियम मेल होता है या फीमेल, तो कहिएगा बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फीमेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आप सभी बच्चों याद रखिएगा। यह पुष्प का मादा जनन चक्र कहलाता है। कौन सा चक्र कहलाता है बच्चों, मादा जनन अंग चक्र कहलाता है। आइए थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में पूरे डीप से जानना है। क्या जानना है बच्चों, बहुत ज्यादा डीप से हमें जानना है। आइए जानते हैं क्या होती है। पुंकेसर के प्राकोष यानी एंथर में किसकी बात करेंगे बच्चों, एंथर में परागकण मातृ कोशिका यानी पोलेन मदर सेल की बात करेंगे। किसकी, पोलेन मदर सेल। कौन सी, पोलेन
मदर सेल से कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री यानी कौन सा डिवीजन होता है? कहिएगा मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? मियोसिस डिवीजन की क्रियाएं होती है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस द्वारा परागकण यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पोलन। और परागकण नर युग्मक भेद यानी मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। इस बात को याद रखना है। तो आपको हमें क्या बताएं, आवृत बीजी पौधा क्या है, इनके कितने चक्र होते हैं? तो आपको पता चल गया कि आवृत बीजी क्या होता है। इनके 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। ये बात याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही देखना है बच्चों अभी हमें, और सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना सभी बच्चों को। अच्छा आइए सारा क्वेश्चन एक एक करके कर लिया जाए। चलिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपको 5 नंबर और 2 नंबर दोनों पूछा जाएगा। 5 नंबर और 2 नंबर दोनों पूछा जा सकता है। 5 नंबर और 2 नंबर दोनों पूछा जा सकता है। इस बात को हमें समझ लेना है। चलिए तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि त्रिसंलयन क्या है। किसकी बात करेंगे? त्रिसंलयन, ट्रिपलेट क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है? यह कहां और कैसे संपन्न होता है? तो हम जानेंगे बच्चों, यानी ट्रिपल फ्यूजन की बात करें, त्रिसंलयन की बात करेंगे। आइए हम जान लेते हैं त्रिसंलयन के बारे में, बिल्कुल डिटेल से हमें जानना है। और इनके अंदर बच्चों एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की क्रियाएं कहाँ होती है, कैसे होती है, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए कहता है बच्चों त्रिसंलयन की बात, तो परागन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? परागन के फलस्वरूप, परागन के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां बच्चों पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर यानी पहुंचते हैं। परागकण अंकुरित होकर, यानी परागकण के अंदर क्या होती है? परागकण के अंदर अंकुरित होकर पराग नालिका बनाते हैं। एक नालिका बनाती है, जिस नालिका का नाम है बच्चों पराग नालिका, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? पराग नालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। पराग नालिका में जनन कोशिका विभाजित होकर, पराग नालिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक यानी मेल गेमेट्स बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? मेल गेमेट्स बनाती है। विभाजित होकर क्या बनाती है? मेल गेमेट्स बनाती है। पराग नालिका नर युग्मकों को, पराग नालिका नर युग्मकों को, याद रखिए बच्चों, पराग नालिका नर युग्मकों को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है? भ्रूणकोश में पहुंचाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भ्रूणकोश में मुक्त, क्या कहेंगे बच्चों? भ्रूणकोश में मुक्त। आइए भ्रूणकोश में मुक्त कहाँ है बच्चों? भ्रूणकोश में मुक्त दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडक को अंड कोशिका से संयोजन करता है। किससे संयोजन करता है? अंड कोशिका से संयोजन करता है। किससे करता है? अंड कोशिका से संयोजन करता है। दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय यानी ध्रुवीय, किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन करता है। कौन केंद्रक से बच्चों संयोजन करता है? ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन करता है। इस बात को याद रखिएगा। चूंकि इस क्रिया में 2 बार संयोजन होता है, चूंकि इस क्रिया में कितने बार संयोजन होता है बच्चों? 2 बार संयोजन होता है। कितने बार संयोजन होता है?
2 बार संयोजन होता है, अतः इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। क्या आपको द्विनिषेचन पूछ देगा तो पता चलना चाहिए कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इस बातों को, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। इसके फलस्वरूप त्रिगुणित यानी 3 त्रिगुणित मतलब 3 प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है और त्रिसंलयन कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहने लगते हैं, त्रिसंलयन कहने लगते हैं। तो ये सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। क्या कहा, एक बार हम लोग मौखिक रूप से कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, आइए हम जरा समझाते हैं, इस बातों को ध्यान से सुनना है। क्या कहा था बच्चों, परागकण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, परागकण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और अंकुरित होकर एक नालिका बनाती है, जिसका नालिका का नाम है पराग नालिका। क्या कहते हैं बच्चों, पराग नालिका। और पराग नालिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक यानी मेल गेमिट बनाती है। कितना नर युग्मक बनाती है, 2 नर युग्मक बनाती है। पराग नालिका नर युग्मकों को भ्रूणकोश में पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचा देती है, भ्रूणकोश में पहुंचा देती है। भ्रूणकोश में मुक्त दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल लेती है, संयोजन कर लेती है। दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश में स्थित ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन करता है। चूंकि इस क्रिया में कितना बार संयोजन होता है बच्चों, 2 बार संयोजन होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। कौन सा फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। इसीलिए हम इनको त्रिसंलयन कहें बच्चों। इसके फलस्वरूप 3 गुणित बना, 1 गुणित, 2 गुणित और 3 गुणित, 3n बना, यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है और त्रिसंलयन कहने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहने लगते हैं। तो इसमें आपको 5 नंबर भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर 2 हो गया, त्रिसंलयन क्या है और द्विनिषेचन किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डील करेंगे। आइए जान लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में बच्चों। पहले हम द्विनिषेचन की बात कर लें। अभी द्विनिषेचन का चर्चा हुआ तो द्विनिषेचन का महत्व के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों, द्विनिषेचन के महत्व के बारे में हमें जानना है। तो द्विनिषेचन का महत्व की बात करेंगे, सिग्निफिकेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। द्विनिषेचन क्या है ये बात तो पता चल गया। आइए द्विनिषेचन की बात, महत्व यानी इनके महत्व के बारे में जानेंगे। पहला महत्व जो बच्चों है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है। कौन सा संयोजन होता है, त्रिसंयोजन। कौन सा संयोजन होता है, त्रिसंयोजन, तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। त्रिसंयोजन होकर किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है बच्चों, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भ्रूणपोष से ही उपलब्ध होता है। जो भ्रूण के विकास से, भ्रूण को एनर्जी चाहिए, भ्रूण को मतलब यानी याद रखिएगा भोजन चाहिए, वो कहाँ से मिल पाएगा, याद रखिएगा, यानी भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष से ही क्या मिलता है, उपलब्ध होता है। कौन सी, खाना, भोजन, ये सारे एनर्जी कहाँ से मिल पाता है, भ्रूणपोष से ही मिल पाता, तब तो वो वृद्धि विकास कर सकेगा। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, अनेक वैज्ञानिकों का मानना ये था, अनेक वैज्ञानिकों का कहना ये था क्या, के अनुसार जीवन सक्षम बीजों बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक होते हैं। यानी जब हमें एक सक्षम बीज चाहिए, एक मैच्योरिटी वाले बीज चाहिए, अच्छे वाले बीज चाहिए, तो द्विनिषेचन का होना अति आवश्यक है। इसलिए इस सारी महत्व किसका है, याद रखिएगा, द्विनिषेचन का महत्व। इस सारी बातों को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों का था, आज 3 क्वेश्चन लमसम हुआ है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग डील कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। आइए, जो कि आपको 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। आइए हम लोग जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, इस बातों को जानिएगा। आइए बात कर लेते हैं हम पर। तो आपसे पूछा जाए बच्चों, स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर कीजिए। आपसे पूछा जाएगा स्वपरागन और परपरागन में अंतर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, अंतर का। अंतर क्या है, आइए स्वपरागन और परपरागन में अंतर हम लोग जानते हैं। पहला है बच्चों स्वपरागन, एक साइड लिखना है और एक साइड आपको परपरागन के बारे में जानना है। क्या है बच्चों, स्वपरागन और परपरागन में अंतर। तो आपको एक साइड लिखना है स्वपरागन और एक साइड लिखना है परपरागन।
आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है स्वपरागन किसे कहते हैं, परपरागन किसे कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो स्वपरागन के बारे में पहले जान लेते हैं। स्वपरागन एक ही पुष्प के नर और मादा भागों के बीच अथवा उसी पौधों के दोनों पुष्पों में होता है। यानी स्वपरागन मतलब खुद, यानी नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर हो, नर और मादा की एक ही पुष्प के अंदर क्रियाकलाप हो, याद रखें। दूसरा पॉइंट है बच्चों, परपरागन एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों में होता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों में होता। इनमें क्या होता बच्चों, दोनों होता, और उनमें क्या होता बच्चों, अलग अलग क्रियाकलाप देखने को मिलती। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों है, यानी सेल्फ पोलिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इसके लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पौधों का होना आवश्यक है। किसके लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए। किसके लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए ये चीज चाहिए। मगर आपसे पूछा जाए क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नंबर, क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नंबर, इसके लिए पुष्पों का उभयलिंगी या पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इनके लिए होना आवश्यक है, बट इनके लिए होना आवश्यक नहीं है। इस बात को याद रखिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों स्वपरागन का, सेल्फ पोलिनेशन का क्या है कि स्वपरागन के लिए पुष्पों का रंगीन, चमकदार, बड़ा और आकर्षण होना आवश्यक नहीं है। किसके लिए, क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे पर डिपेंड होना नहीं चाहता, किसी दूसरे से मदद लेना नहीं चाहता, बल्कि इनके अंदर तो दोनों होता है, कौन, नर और मादा। इस बात को याद रखिएगा। मगर आप यही बात क्रॉस पोलिनेशन में पूछ दिया जाए तो परपरागन के लिए पुष्पों का आकर्षण, सुंदर, बड़ा और चमकदार होना आवश्यक है। किन में, क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो। चौथा नंबर जानेंगे सेल्फ पोलिनेशन के अंदर बच्चों। चौथा नंबर है, इसमें परपरागनों का व्यर्थ यानी व्यय कम होता है, अतः कम परागकण उत्पन्न होता है। मगर इनमें क्या होगा बच्चों, इनमें परागकणों का व्यर्थ व्यय अधिक होता है, अतः इनका अधिक संख्या उपलब्ध यानी उत्पन्न होना आवश्यक है। उनमें अधिक और इनमें कम। आज ये आप लोगों का इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट था, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो ये लेक्चर जो दूसरा चैप्टर का चौथा लेक्चर था, कौन था बच्चों, ये दूसरा चैप्टर का चौथा लेक्चर था। अब आप लोगों को इसके बाद 5वां लेक्चर होगा बच्चों। तो आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट।